नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अभिमानी नर्तकी। चित्रांकन दिलीप कदम, जय प्रकाश जगताप। कथा शशि भूषण शल्भ। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। पुष्कर नगर में विजयवर्धन एक पराक्रमी राजा था। उसकी एक अत्यंत सुंदर लड़की थी, चंद्रमुखी एक कुशल नर्तकी थी। उसने भरत मुनि से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। जब चंद्रमुखी नृत्य कला में पारंगत हो गई तो भरत मुनि ने उसे नृत्य प्रवीणा की उपाधि से सम्मानित किया। चंद्रमुखी, अब तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई, हम तुम्हें नृत्य प्रवीणा की उपाधि से सम्मानित करते हैं। चंद्रमुखी ने राज्य के वार्षिक उत्सव पर नृत्य किया। वाह, अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ। उस दिन नृत्य देखकर लौटते हुए सभी दर्शकों के होठों पर चंद्रमुखी का ही नाम था। चंद्रमुखी अप्सराओं की तरह नृत्य करती है, चंद्रमा की तरह उसके नृत्य में आकर्षण है। चंद्रमुखी अपने नृत्य से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। कुछ ही दिनों में चंद्रमुखी के नृत्यों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और अनेक देशों के राजा अपने राजकुमारों के लिए विवाह के संदेश भेजने लगे थे। एक दिन, महाराज विजयवर्धन की जय हो, कौशलपुर के राजा रत्नांबर ने आपको यह संदेश भेजा है। महामंत्री, राजा रत्नांबर का संदेश पढ़कर सुनाया जाए। और महामंत्री ने उस संदेश को पढ़कर सुनाया। राजा विजयवर्धन को कौशल नरेश रत्नांबर का नमस्कार। हम अपने पुत्र शक्ति प्रताप का विवाह आपकी पुत्री चंद्रमुखी से करना चाहते हैं। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ करें। संदेशवाहक, अपने महाराज से कहना कि अभी हमने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। जब कोई निर्णय करेंगे तो उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। और संदेशवाहक लौट गया। उस दिन जब राजा विजयवर्धन शयन कक्ष में पहुंचे, रत्नप्रभा, चंद्रमुखी के विवाह के लिए प्रतिदिन राजाओं के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। महाराज, जल्दी ही कुछ न कुछ निर्णय तो करना पड़ेगा। चंद्रमुखी अब बड़ी हो गई है। अभी राजा विजयवर्धन कुछ कहते कि चंद्रमुखी ने प्रवेश किया। माँ, कहाँ बड़ी हो गई हूँ मैं? देखो ना, कितनी छोटी हूँ। आओ बेटी, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। कौशलपुर के राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए संदेश भेजा है। पिताजी, कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मैं नृत्य कला में अधिक प्रवीण होना चाहती हूँ। बेटी, यह बचपना छोड़ो और इस चित्र को देखो। क्या तुम्हें यह राजकुमार पसंद है? यह बहुत सुंदर और पराक्रमी है। लेकिन माँ, मुझे पसंद नहीं। आप इन्हें मेरी अस्वीकृति भेज दो। अभी रानी रत्नप्रभा उसे कुछ और कहती कि वह तुरंत लौट गई। ओह, चली गई। मैं पहले ही कहती थी, उसे नृत्य कला में दक्ष मत बनाओ। पता नहीं यह कब विवाह के लिए स्वीकृति देगी। एक दिन चंद्रमुखी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शिकार पर निकली। राजकुमारी, आपको शिकार के लिए इन बाणों की क्या जरूरत है? आप तो अपने नयन बाणों से ही उनका शिकार कर सकती हैं। तुम ठीक कहती हो मालती, लेकिन यह जंगली जानवर नयन की भाषा कहाँ समझते हैं? अभी वह नगर में कुछ ही दूर पहुंची थी कि महावत पुष्पमित्र, हमें जल्दी ही जंगल में पहुंचना है। क्या तुम गजराज को तेज नहीं दौड़ा सकते? गजराज तो बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन आपको कोई कष्ट न हो, इसलिए मैंने गजराज को नहीं दौड़ाया। और फिर पुष्पमित्र ने गजराज को तेजी से दौड़ा दिया। जंगल में पहुंचकर चंद्रमुखी ने पुष्पमित्र से कहा, पुष्पमित्र, गजराज को नीचे बैठाओ। अब हम घोड़े पर बैठकर शिकार करेंगे। पुष्पमित्र ने गजराज को नीचे बैठा दिया और चंद्रमुखी नीचे उतरी। कुछ देर में चंद्रमुखी घोड़े पर सवार हो गई। आज हम किसी खूंखार जानवर का शिकार करेंगे। और फिर चंद्रमुखी ने तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया। काफी दूर जंगल में जाने पर चंद्रमुखी को एक बाघ दिखाई दिया और उसने उसका पीछा शुरू किया। आज मेरे बाणों से बचकर कहाँ जाएगा? तभी एक बाण लगते ही बाघ तेजी से उछला और फिर मुड़कर उसने चंद्रमुखी पर छलांग लगा दी। आह! बाघ अभी चंद्रमुखी को घायल कर पाता कि पुष्पमित्र गजराज को दौड़ाता हुआ उसके पास ले आया। बचाओ, बचाओ! पलक झपकते ही गजराज ने बाघ को सूंड से पकड़कर उठा लिया और अगले क्षण ही गजराज ने उसे अपने पांव से कुचल दिया। पुष्पमित्र गजराज से उतरकर चंद्रमुखी के पास आया। पुष्पमित्र, तुमने बाघ को मारकर हमें बचा लिया। इसके बदले में तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। आज मुझे अपने मन की बात कह देनी चाहिए। राजकुमारी जी,
लेकिन जो मैं मांगना चाहता हूँ वह आप मुझे नहीं दे सकती। चंद्रमुखी ने उसकी ओर घूर कर देखा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम तुम्हें नहीं दे सकें। जल्दी बोलो, आखिर तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही चंद्रमुखी क्रोधित हो उठी। पुष्पमित्र, यह बात कहने से पहले तुम्हें अपनी ओर देख लेना चाहिए था। यह मत बोलो कि तुम एक साधारण महावत हो। हम चाहें तो तुम्हें अपने राज्य से निकलवा दें और चाहें तो इसी हाथी के पांव से कुचलवा कर तुम्हें इस बदतमीजी की सजा दे दें। राजकुमारी जी, आप चाहे जो सजा दें, लेकिन मैं जो चाहता था वह आपसे कह दिया। मैं आपको प्यार करता। चुप रहो, नहीं तो हम विवश होकर अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। और फिर सब वापस लौट आए। चंद्रमुखी के नृत्यों की लोकप्रियता ने उसे बहुत अधिक अभिमानी बना दिया था। एक दिन चंद्रमुखी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली। आज हम श्रृंग पर्वत पर मनोरम जलप्रपात देखने जाएंगे। श्रृंग पर्वत के समीप पहुंचने पर चंद्रमुखी की एक सखी ने एक गुफा के बाहर तपस्या कर रहे महर्षि को देखा। राजकुमारी जी, वहां देखो, कोई महर्षि तपस्या कर रहे हैं। तभी कुछ सोचते हुए चंद्रमुखी ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने नृत्य का कमाल दिखाऊंगी। इस महर्षि की तपस्या अपने नृत्य से भंग करूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, यूं किसी महर्षि की तपस्या भंग करना ठीक नहीं है। महर्षि क्रोधित हो सकते हैं। मैं किसी के क्रोध की चिंता नहीं करती। और फिर मेरे नृत्य में इतना आकर्षण है कि वह मंत्रमुग्ध बस देखता रह जाएगा। महर्षि से कुछ ही दूरी पर रथ को रोक दिया गया। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं इसके लिए कभी नहीं कहूंगी। ओह, तुम तो निरर्थक भयभीत हो रही हो। अभी तुमने मेरे नृत्यों का सम्मोहन देखा कहाँ है? महर्षि के समीप पहुंचकर चंद्रमुखी ने नृत्य प्रारंभ कर दिया। कुहू कुहू बोले कोयलिया, ओम नमः शिवाय। तभी क्रोधित हो महर्षि ने आंखें खोली। बंद करो यह नृत्य। तुमने नृत्य करके हमारी तपस्या को भंग किया है। तुम्हें इस कुचेष्टा का फल भोगना होगा। हा, आपकी तपस्या तो बहुत कमजोर निकली। मेरे साधारण नृत्य से ही भंग हो गई। ओह, तुझे अपनी नृत्य कला पर इतना अभिमान है। मैं तुझे शाप देता हूँ। इस नृत्य कला के होते हुए भी तेरा पति तुझे भूल जाएगा। मैं अपने नृत्यों के आकर्षण से उसे अपने वश में करके रखूंगी। मेरे शाप से वह अंधा हो जाएगा। जब वह कुछ देख ही नहीं पाएगा तो फिर तुम उसे कैसे आकर्षित करोगी? महर्षि को क्रोध में जाता देख सहेलियों ने कहा, राजकुमारी जी, महर्षि से क्षमा मांग लीजिए। वह अपने शाप को वापस ले लेंगे। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैं भी देखूंगी इसका शाप कैसे फलीभूत होता है। मेरे नृत्यों में सम्मोहन शक्ति है। मैं किसी को भी नृत्यों से मंत्रमुग्ध कर सकती हूँ। जब महर्षि आंखों से ओझल हो गया तो चंद्रमुखी ने धीरे से कहा, ओह, बहुत देर हो गई। आज बहुत थक गई हूँ। अब लौटना चाहती हूँ। और फिर उसने रथ पर सवार हो नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजाओं के संदेश आते रहे और चंद्रमुखी उन्हें अस्वीकार करती रही। एक दिन, स्वामी, हमें चंद्रमुखी का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई राजा क्षुब्ध होकर हम पर आक्रमण कर दे। लेकिन किससे उसका विवाह कर दें? वह तो किसी को पसंद ही नहीं करती। फिर किसी एक से विवाह कर देने पर दूसरे राजा क्षुब्ध हो सकते हैं। और फिर कुछ देर सोचकर, इस समस्या का एक ही हल संभव है। क्यों न हम किसी स्वयंवर का आयोजन करें। जो राजकुमार शक्तिशाली होगा उससे विवाह कर देंगे। लेकिन स्वयंवर में राजकुमार का चुनाव कैसे होगा? हम सभी राजकुमारों के सामने अपने गजराज से लड़ने की शर्त रखेंगे। जो कोई गजराज को परास्त करेगा उसी के साथ चंद्रमुखी का विवाह होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बस अब स्वयंवर की घोषणा करा दीजिए। और फिर राजा विजयवर्धन ने शीघ्र ही दूर दूर के राज्यों में स्वयंवर की घोषणा करा दी। सुनो सुनो, जो कोई राजकुमार युद्ध में गजराज को परास्त कर देगा उसके साथ राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह किया जाएगा। घोषणा होते ही स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आने लगे। मैं तो गजराज को बाएं हाथ से परास्त कर दूंगा। गजराज को मारकर चंद्रमुखी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। इनमें से कोई भी राजकुमार मुझसे शक्तिशाली नहीं हो सकता। राजा विजयवर्धन ने सभी राजकुमारों का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक अतिथि गृह में ठहराया। प्रणाम महाराज,
आपका स्वागत है युवराज। निश्चित समय पर स्वयंवर का प्रारंभ हुआ। देश देश के राजकुमारों, अब स्वयंवर का प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले पाटलिपुत्र के राजकुमार अंबुज गजराज से युद्ध करेंगे। विभिन्न राज्यों से आए राजकुमार गजराज से युद्ध के लिए मैदान में उतरते रहे और पराजित होकर लौटते रहे। ओह नहीं, आह बचाओ! कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी राजकुमार गजराज को परास्त नहीं कर पाया। ओह, यह भी हार गया। अब गजराज को कौन परास्त करेगा? मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? जब बहुत से राजकुमार गजराज से परास्त होकर रह गए, तो एक दिन एक घुड़सवार नवयुवक मैदान में पहुंचा। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। अरे, यह नवयुवक कौन है? तेजी से घोड़ा दौड़ाता नवयुवक गजराज के सामने पहुंचा, तो उसे देखकर गजराज जोरों से चिंघाड़ा। विद्युत गति से नवयुवक ने गजराज पर प्रहार शुरू कर दिए, लेकिन गजराज उसके प्रहार बचाता पीछे हटता रहा। ओह, यह नवयुवक गजराज को अवश्य परास्त कर देगा, लेकिन यह गजराज पीछे क्यों हटता जा रहा है? शायद यही नवयुवक विजयी होगा। लेकिन अभी वह गजराज पर कोई घातक प्रहार करता कि गजराज ने उसे सूंड में उठा लिया। ओह, लेकिन उसे दूर फेंकने के बजाय गजराज ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। सब लोग आश्चर्य से गजराज को देख रहे थे कि तभी रात्रि हो जाने के कारण महामंत्री ने प्रतियोगिता बंद करने की घोषणा की। इस नवयुवक का युद्ध आज पूरा नहीं हो सका है, शेष युद्ध कल होगा। उस रात चंद्रमुखी को देर तक नींद नहीं आई। उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न बार बार उमड़ता रहा। एक बात समझ नहीं आती, गजराज उस नवयुवक के प्रहारों से पीछे क्यों हटता रहा? गजराज ने सूंड में उठा लेने के बाद उसे पांव से क्यों नहीं कुचल दिया? अपनी पीठ पर क्यों बैठा लिया? और अगले ही पल वह बुरी तरह चौंक पड़ी। इसका मतलब अपने चेहरे को कपड़े से छिपाए हुए वह महावत पुष्पमित्र है। और फिर एक झटके से उठकर चंद्रमुखी शयन कक्ष से बाहर निकली। तो इस तरह वह मुझसे विवाह करना चाहता है? नहीं, मैं उसे स्वयंवर में भाग नहीं लेने दूंगी। मैं उसे बंदी गृह में डलवा दूंगी। कुछ देर बाद चंद्रमुखी एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलो। उधर कमरे में, दरवाजा खोलो। अरे, यह तो राजकुमारी की आवाज है, लेकिन राजकुमारी यहाँ क्यों आई है? जल्दी से उठकर पुष्पमित्र ने दरवाजा खोला। आप राजकुमारी जी, इतनी रात गए, आपने मुझे बुला लिया होता। चंद्रमुखी ने उसके घर में प्रवेश किया। मैं जानती हूँ पुष्पमित्र, आज तुमने अपने चेहरे को छिपाकर गजराज से युद्ध किया था, और यह भी जानती हूँ कि तुम गजराज को परास्त कर सकते थे, लेकिन आज तुम ऐसा नहीं कर सके। पुष्पमित्र, कल तुम गजराज से युद्ध नहीं करोगे। मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुम कल सूरज की पहली किरण फूटने से पहले हमारे राज्य से चले जाओगे। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम आजीवन भूल नहीं पाओगे। इतना कहकर चंद्रमुखी उस घर से निकल महल की ओर चली गई और पुष्पमित्र खड़ा हुआ सोचता रहा। राजकुमारी, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अगले दिन महामंत्री ने उस नवयुवक को फिर से आकर गजराज से लड़ने के लिए घोषणा की। कल जो नवयुवक रात्रि हो जाने के कारण गजराज को परास्त नहीं कर पाया था, आज आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। लेकिन वह नहीं आया। वह तो सुबह होने से पहले राज्य छोड़कर चला गया था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद महामंत्री ने फिर कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह नवयुवक गजराज की शक्ति से भयभीत होकर चला गया है, इसलिए दूसरे प्रतियोगी को अवसर दिया जा रहा है। अगला प्रतियोगी मैदान में आए। चंद्रमुखी के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह नवयुवक क्यों नहीं आया। चंद्रमुखी मन ही मन खुश हो रही थी। लगता है वह राज्य छोड़कर कहीं चला गया है। चलो, अच्छा हुआ। कुछ देर तक मैदान में कोई नहीं आया। दर्शकों की निगाहें मैदान के द्वार पर लगी थी और राजा रानी चंद्रमुखी गहरी चिंता में डूबते जा रहे थे। ओह, शायद अब कोई राजकुमार गजराज से लड़ने नहीं आएगा। फिर मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? क्या एक भी ऐसा राजकुमार नहीं बचा जो गजराज को परास्त कर सके? क्या कोई गजराज को नहीं हरा सकेगा? जब मैदान में कोई नहीं आया तो राजा विजयवर्धन धीरे से खड़ा हुआ। संभव है अब कोई नहीं आएगा। शायद किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आकर गजराज को परास्त कर सके। वीरों से यह पृथ्वी खाली हो गई है।
तभी कहीं से एक आवाज गूंजी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी एक महावत गजराज को लेकर चला ही था कि विद्युत गति से आकर एक भाला गजराज के आगे जमीन पर गड़ गया। और तभी विद्युत गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ एक राजकुमार मैदान में प्रविष्ट हुआ। तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए राजकुमार ने अपने भाले को फिर हाथ में ले लिया और फिर घोड़े को दौड़ाता हुआ वह राजा विजयवर्धन के सामने आया। ओह, राजकुमार शक्ति प्रताप! अगले क्षण शक्ति प्रताप पलटकर घोड़ा दौड़ाता गजराज के सामने पहुंचा। इससे पहले कि गजराज उसे अपने भारी भरकम पांव से कुचल देता, पलक झपकते ही शक्ति प्रताप उसके पांव के नीचे से निकल गया। कुछ क्षणों बाद शक्ति प्रताप ने पलटकर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए गजराज पर पीछे से वार किया। भाले की चोट से तिल मिलाकर गजराज तेजी से शक्ति प्रताप के पीछे दौड़ा। तभी शक्ति प्रताप ने तेजी से घोड़े को मोड़कर गजराज की सूंड पर प्रहार किया, लेकिन गजराज ने अपनी सूंड बचाकर शक्ति प्रताप को सूंड से ऊपर उठा लिया। अगले क्षण गजराज ने उसे आकाश में उछाल दिया। भाले के सहारे शक्ति प्रताप ने अपने को जमीन पर गिराने से बचा लिया। गजराज तेजी से उसकी ओर झपटा, लेकिन शक्ति प्रताप ने कमर में लटक रही तलवार से उसकी सूंड पर प्रहार किया और एक ही झटके में सूंड को काटकर अलग कर दिया। गजराज भयंकर राक्षस की तरह उसकी ओर दौड़ा। ओह, अब इससे बचना मुश्किल है। गजराज ने दीवार से चिपके शक्ति प्रताप को टक्कर मारकर कुचलना चाहा। नहीं, लेकिन शक्ति प्रताप उसके टकराने से पहले जल्दी से हट गया। उसने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। आह! अभी गजराज उस पर अपना पांव रखता कि शक्ति प्रताप विद्युत गति से एक और हट गया। तभी शक्ति प्रताप ने जमीन पर पड़ा भाला उठाकर आकाश में उछाल दिया। आकाश से गिरता हुआ भाला सीधे गजराज के मस्तिष्क में घुसता चला गया और फिर गजराज लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गजराज के गिरते ही वातावरण शक्ति प्रताप के जय घोषों से गूंज उठा। राजकुमार शक्ति प्रताप की जय हो। और फिर चंद्रमुखी ने सभी दर्शकों के सामने शक्ति प्रताप को जयमाला पहनाई। उसी दिन शक्ति प्रताप और चंद्रमुखी का विधिवत विवाह कर दिया गया। मैं अग्नि के समक्ष तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। राजा विजयवर्धन ने शक्ति प्रताप के साथ चंद्रमुखी को विदा किया। बेटी, ससुराल जाकर अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करना। कौशलपुर में राजा रत्नांबर और उसकी पत्नी सुनीति ने उनका भव्य स्वागत किया। उधर महर्षि पुनर्वसु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात किया, ओह, मेरे शाप के पूरे होने का समय आ गया है। और तभी महर्षि ने मंत्र बोलकर अग्नि कुंड में कमंडल के जल से छींटे मारे। तभी उस अग्नि कुंड में एक नाग प्रकट हुआ। नागेंद्र, तुम शक्ति प्रताप के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे चंद्रमुखी से विमुख करोगे। महर्षि का आदेश पाते ही नागेंद्र कौशलपुर की ओर चल दिया और कुछ ही देर में नागेंद्र कौशलपुर पहुंच गया। उस दिन चंद्रमुखी शक्ति प्रताप के साथ वन में घूमने के लिए गई थी। एक वृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तुम कितनी सुंदर हो चंद्रमुखी, तुम्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी नाग उन दोनों के पास पहुंचा तो चंद्रमुखी की दृष्टि उस पर पड़ी। स्वामी, नाग! नाग, कहाँ है चंद्रमुखी? शक्ति प्रताप नागेंद्र की ओर लपका। स्वामी, उसे जाने दो, उसका पीछा न करो। नहीं, मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। झाड़ियों के बीच पहुंचते ही नागेंद्र तेजी से उस पर झपटा और उसके पांव पर काट लिया। आह! शक्ति प्रताप, मेरे इस दंश के प्रभाव से तुम्हारा मस्तिष्क व आत्मा 6 माह के लिए निष्क्रिय रहेंगे। तुम्हारे शरीर पर मेरा अधिकार रहेगा। शक्ति प्रताप के लड़खड़ाकर गिरते ही नाग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। चंद्रमुखी के वहां पहुंचते ही शक्ति प्रताप उठ खड़ा हुआ। स्वामी, आप कुशल तो हैं? कौन हो तुम? इस जंगल में कहां से आई हो? शक्ति प्रताप दूर खड़े रथ की ओर चलने लगा। स्वामी, मैं चंद्रमुखी हूँ। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं राजकुमार शक्ति प्रताप हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शक्ति प्रताप ने उसे धक्का देकर अलग किया। हट जाओ। आह! शक्ति प्रताप रथ पर सवार हुआ तो चंद्रमुखी उठकर दौड़ी। मुझे अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकते। और चंद्रमुखी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। आगे से हट जाओ, नहीं तो इसी रथ के पहियों से कुचल दूंगा। नहीं,
मैं नहीं हटूंगी। स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन शक्ति प्रताप रथ को तेजी से दौड़ाता चला गया। ओह, वह चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। आखिर किसी तरह चंद्रमुखी महल में पहुंची, लेकिन जब उसने शक्ति प्रताप के शयन कक्ष में प्रवेश किया तो तुम यहाँ पर भी आ गई? चली जाओ यहाँ से, नहीं तो प्रतिहारी को बुलाकर धक्के देकर निकलवा दूंगा। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप? तुम मेरी पत्नी? हा हा हा, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। शयन कक्ष में शोर सुनकर राजा रत्नांबर और उनकी पत्नी सुनीति भी वहां आ गए। क्या बात है बेटी, यह शोर कैसा हो रहा है? पिताजी, राजकुमार मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी, इन्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, यह पागल लड़की जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। पिताजी, आप इसे महल से निकलवा क्यों नहीं देते? राजा और रानी शक्ति प्रताप की बात सुनकर अवाक रह गए। ओह, लगता है इस पर कोई देवी प्रकोप हुआ है। बेटी, तुम चिंता न करो, हम अभी राजवैद्य को बुलाकर शक्ति प्रताप की चिकित्सा करा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रमुखी बेहोश होकर गिरने लगी, लेकिन रानी ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। ओह, चंद्रमुखी बेहोश हो गई, राजवैद्य को शीघ्र बुलवाओ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अनेक साधु सन्यासियों, ओझाओं और चिकित्सकों से शक्ति प्रताप को कोई लाभ नहीं हुआ तो एक दिन, पिताजी, मुझे महाकाल पर पूरा विश्वास है, आप इन्हें मेरे साथ महाकाल के मंदिर में भेज दीजिए, मैं उनकी पूजा करूंगी। बेटी, हम तो पूरी तरह निराश हो चुके हैं, अगर तुम्हें विश्वास है तो शक्ति को महाकाल के मंदिर में ले जाओ। राजा रत्नांबर ने चंद्रमुखी के साथ शक्ति प्रताप को महाकाल के मंदिर में भेज दिया। कुछ सैनिक भी उसके साथ गए थे। मंदिर में पूजा करके जैसे ही चंद्रमुखी शक्ति प्रताप की ओर बढ़ी, तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। मेरे पास नृत्य की अद्भुत कला है, क्यों न मैं अपनी नृत्य शक्ति के आकर्षण से शक्ति प्रताप को अपने वश में कर लूं। और यह सोचकर चंद्रमुखी शक्ति प्रताप के सामने नृत्य करने लगी। नृत्य करते हुए चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप के समीप जाकर उसे स्पर्श किया। तभी नाग, नहीं, वह भी चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकलकर भागने लगी। संयोग से पुष्पमित्र वहां से गुजर रहा था। उसने चंद्रमुखी के पीछे नाग को रेंगते देखा तो, ओह नाग, बचाओ! एक सैनिक से तलवार ले पुष्पमित्र नाग की ओर बढ़ा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पुष्पमित्र के प्रहारों से बचने के लिए नागेंद्र मंदिर की ओर भागा। तभी चंद्रमुखी ने कहा, उसे रोको पुष्पमित्र, उसे मंदिर में नहीं जाने दो। नागेंद्र तेजी से दौड़कर शक्ति प्रताप के पास पहुंचा और अगले ही क्षण उसने अचेत शक्ति प्रताप की आंखों पर 2 बार अपनी जहरीली फुंकार छोड़ी। फिर देखते देखते ही नागेंद्र शक्ति प्रताप के शरीर में प्रवेश कर गया। ओह, नाग फिर राजकुमार के शरीर में चला गया और अगले क्षण ही शक्ति प्रताप उठकर खड़ा हो गया। लेकिन यह क्या? आह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मैं अंधा हो गया। मेरे शाप से वह अंधा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़कर सैनिकों ने उसे सहारा दिया और मंदिर के बाहर खड़े रथ की ओर ले चले। शक्ति प्रताप के बाहर जाने पर पुष्पमित्र ने चंद्रमुखी से पूछा, राजकुमारी जी, यह सब कैसे हुआ? और फिर सुबकते हुए चंद्रमुखी ने उसे महर्षि पुनर्वसु के शाप की सारी कहानी सुना दी। ओह, यह बात है राजकुमारी जी, आप चिंता न करें, मैं महर्षि के पास जाकर इस शाप को नष्ट करने का वरदान प्राप्त करूंगा। चंद्रमुखी से विदा ले पुष्पमित्र महर्षि की खोज में चल पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर पुष्पमित्र ने महर्षि पुनर्वसु की बहुत शुश्रूषा की तो एक दिन प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, वत्स, तुम कई मास से शुश्रूषा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। ओह, मैं महर्षि से क्या मांगू? और फिर कुछ सोचकर पुष्पमित्र ने कहा, महर्षि, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दीजिए जिसे भी मैं अपनी आंखों से देखूं, उसे कभी भूल न सकूं, और मेरी आंखें मेरी प्रियतमा को सदैव देखती रहें। वत्स, ऐसा ही होगा। महर्षि से वरदान प्राप्त कर पुष्पमित्र कौशलपुर की ओर चल दिया। मैं राजकुमार को अपनी आंखें दे दूंगा। मेरी आंखें पाने के बाद वह कभी चंद्रमुखी को भूल नहीं सकेगा। उसको दिया महर्षि का शाप भी नष्ट हो जाएगा। उधर महल में एक दिन चंद्रमुखी जब शक्ति प्रताप के कमरे के सामने से गुजरी
तो कोई है? मुझे प्यास लगी है, पानी पानी। चंद्रमुखी ने अंदर जाकर एक सुराही से गिलास भरकर शक्ति प्रताप को दिया। यह लीजिए पानी। कौन कौन हो तुम? मैं चंद्रमुखी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? नहीं पीना मुझे यह पानी, चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, इतना क्रोध न कीजिए। और फिर जैसे ही आगे बढ़कर चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप को स्पर्श किया, तभी वह लड़खड़ाकर गिरा और उसके मुंह से नाग निकलकर चंद्रमुखी की ओर झपटा। नहीं नहीं, बचाओ! चंद्रमुखी उस कक्ष से बाहर की ओर दौड़ी। चंद्रमुखी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि पुष्पमित्र वहां पहुंच गया। ओह राजकुमारी, तुम हट जाओ, आज मैं इस नाग का अंत कर दूंगा। पुष्पमित्र ने तलवार से नाग पर प्रहार किया। ओह, बच गया। लेकिन अभी फिर पुष्पमित्र नाग पर प्रहार कर पाता कि उसने झपट कर पुष्पमित्र को काट लिया। आह, नाग ने काट लिया। ओह, मेरे शरीर में जलन। आह, अब शायद मैं नहीं बचूंगा। ओह, इस नाग ने पुष्पमित्र को भी काट लिया, मेरे सुहाग को अंधा कर दिया। मैं इसका सर्वनाश कर दूंगी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तभी शिव का त्रिशूल उठाकर चंद्रमुखी उस नाग पर झपटी। इससे पहले कि नागेंद्र भागकर शक्ति प्रताप के शरीर में प्रवेश कर पाता कि चंद्रमुखी ने उसका फन कुचल दिया। उधर नागेंद्र को शक्ति प्रताप के शरीर में प्रवेश किए 6 माह पूरे हो चुके थे और अब नागेंद्र मर चुका था। इसलिए शक्ति प्रताप उठकर खड़ा हो गया। कौन है? यह शोर कैसा हो रहा है? बोलो। तभी राजा रत्नांबर, रानी सुनीति और दूसरे लोग दौड़कर उस कक्ष में पहुंचे। पिताजी, मैंने उस दुष्ट नाग को मार दिया है जिसने राजकुमार को मुझसे विमुख कर रखा था। लेकिन क्या? लेकिन उस नाग ने पुष्पमित्र को काट लिया। पिताजी, जल्दी से राजवैद्य को बुलाइए। तभी पुष्पमित्र घिसटता हुआ चंद्रमुखी के समीप पहुंचा। राजकुमारी जी, अब मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। मैंने महर्षि से एक वरदान प्राप्त किया है। तुम मेरी आंखें राजकुमार को लगवा दो, फिर राजकुमार तुम्हें कभी नहीं भूल सकेगा। राजकुमारी, तुम महर्षि से क्षमा मांग लो। आह! और इतना कहकर पुष्पमित्र ने प्राण त्याग दिए। ओ पुष्पमित्र, तुम कितने अच्छे थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रही। उसी दिन चंद्रमुखी ने महर्षि पुनर्वसु का ध्यान करके कहा, महर्षि, मुझे क्षमा कर देना। नृत्य कला ने मुझे अभिमानी बना दिया था। मेरी भूल क्षमा करें महर्षि, मुझे अपने शाप से मुक्त करें। और उधर महर्षि पुनर्वसु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात किया, ओह, चंद्रमुखी मुझसे क्षमा मांग रही है और मुझे पुष्पमित्र को दिया वरदान भी पूरा करना है। मैं अभी अश्विनी कुमारों को संदेश देता हूँ। महर्षि पुनर्वसु का संदेश पाते ही अश्विनी कुमारों ने स्वर्ग लोक से प्रस्थान किया और रथ में बैठकर आकाश मार्ग से कौशलपुर पहुंचे। राजन, हमें महर्षि का संदेश प्राप्त हुआ है। हम पुष्पमित्र की आंखें शक्ति प्रताप को प्रतिरोपित करेंगे। और फिर कुछ ही देर में अश्विनी कुमारों ने पुष्पमित्र की आंखें शक्ति प्रताप को लगा दी। और जब अश्विनी कुमारों ने शक्ति प्रताप की आंखों से पट्टी खोली तो, ओ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिताजी, माताजी, महर्षि का शाप नष्ट हो गया। राजकुमार ठीक हो गए, वह मुझे पहचान भी रहे हैं। ओह, मेरा बेटा ठीक हो गया। चंद्रमुखी और शक्ति प्रताप सुख से रहने लगे थे, लेकिन वह पुष्पमित्र को नहीं भूले थे। उन्होंने अपने देवालय में पुष्पमित्र की मूर्ति स्थापित कराई थी। पुष्पमित्र, तुम धन्य हो, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। जब भी वह मूर्ति को देखती तो उसे लगता जैसे मूर्ति कह रही हो, राजकुमारी, मैंने तुम्हें देखते रहने के लिए महर्षि से वरदान प्राप्त किया था। शक्ति प्रताप के रूप में मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखता रहूंगा। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।